उत्तर प्रदेश में अब दो तरीके का प्रदर्शन शुरू हुआ है, वो भी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में। एक तो आपने देखा होगा जिस तरीके से जो रिजर्व कैंडिडेट थे जो कोर्ट गए थे, उसके बाद शासन ने ऑर्डर किया कि नई लिस्ट बनेगी। अब दूसरा प्रदर्शन वो शिक्षक हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद आज यहाँ पहुंचे हैं, यानी कि शिक्षा निदेशालय के बाहर। उनका मानना है कि ये उनके साथ अहित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये लिस्ट जारी की गई थी वो सरकार ने लिस्ट जारी की थी, उसके पीछे वो अधिकारी थे जिन्होंने लिस्ट जारी की थी, और अब ऐसे में उनकी ये लिस्ट कैसे कैंसिल की जा सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। हाथों में पोस्टर लेकर आप देख रहे होंगे कि आप ही हमारे नियोक्ता हैं और आप ही हमारे संरक्षक हैं। इस तरीके के ये पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं ये जो शिक्षा निदेशालय है उसके बाहर। बात करें अगर जो ड्यूटी उसके दौरान जब कोविड हुआ उस दौरान भी इन्होंने अपनी जो कार्य था वो किया, जो ड्यूटी थी वो की, उसके बाद भी। अब आखिर इनका क्या मानना है, क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके विपरीत ये क्या कहते हैं, हम उनसे भी पूछते हैं, एक एक करके बात करते हैं। ये बताइए, एक एक करके आते हैं, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार अवस्थी जी। कहाँ से आप? कानपुर से सर। आज आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? सर हमारा कहना है कि जो 67,867 की जो सूची निकाली थी सरकार ने, उसका सरकार बचाव क्यों नहीं कर रही है? किसी 68 सूची को बचाने के चक्कर में हम 10,000 परिवारों को क्यों बाहर कर रही है? हमारा सरकार से ये मानना है कि जो है हमारी पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए, 67,867 सूची की बचाव करे। लेकिन सरकार ने मना किया है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, और कोर्ट ने माना है कि ये आरक्षण घोटाला हुआ था, उसके बाद ही ये कैंसिल करने की बात कही गई थी। तो आपका लॉजिक क्या है कि ये घोटाला नहीं हुआ है और सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट जाए? आपसे ये पूछना चाहेंगे, एक ही परीक्षा में कितनी बार आरक्षण लगेगा? आप जब चयन पात्रता परीक्षा लेते हैं टीटी की, उसमें आरक्षण देते हैं, एटीआरई की परीक्षा कराते हैं, उसमें आरक्षण लेते हैं, और जब लिखित परीक्षा हो जाती है, अंतिम चयन होता है, तभी आरक्षण लेते हैं। एक ही परीक्षा में, एक ही कंपटीशन में 3-3 बार आप आरक्षण लेना चाहते हैं। लेकिन जो दावा है वो कहा जा रहा है कि वो पात्रता परीक्षा अलग है और क्वालिफाइंग जो एग्जाम है वो अलग है, इसको सबको एक साथ ना जोड़ा जाए, और कोर्ट ने भी इसको माना है कि ये पात्रता परीक्षाएं हैं। सर पात्रता परीक्षा यूपीटीटी की है, लेकिन एटीआरई जो है वो चयन पात्रता परीक्षा है, उसका अंतिम चयन में 60% भर्ती का भाग है, 60% उसका अंक हमारी अंतिम चयन सूची में जुड़ता है, जिसके गुणांक के आधार पर अंतिम चयन होता है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी वो चयन परीक्षा उसमें नहीं जुड़ेगा उसका अंक? आप बताइए, क्या नाम है आपका? अंकित सिंह नाम है सर। अंकित, ये बताइए कि जो आपकी 69,000 वैकेंसी हो गई, जो भर्ती हो गई है, और अब जो सरकार ने कहा है तो उसमें कहाँ गैप है, आखिर वो कमी कहाँ पर है, वो पॉइंट क्या है जो आपको लगता है कि सरकार को भी जानना चाहिए और कहीं ना कहीं कोर्ट को भी? सरकार को ये जानना चाहिए कि सबसे पहले तो जब 10,000 शिक्षक जो काम कर रहे हैं 4 वर्षों से, जिनको आपने नियुक्ति दी है, वो प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है जिसकी वजह से उपलब्ध रेमेडी, जो न्याय में उपलब्ध रेमेडी है, अभी सुप्रीम कोर्ट जा करके उसको एक बार रिवाइज करने की, ऑर्डर को देखने की, कि वहां पर जा करके एक बार चेक कराया जाए कि हु इज मेरिटोरियस। हाउ कैन यू से कि जिस बच्चे ने 83 मार्क्स गेन किए वो मेरिटोरियस है और जिसने 89 मार्क्स गेन किए वो मेरिटोरियस नहीं है? आप एमआरसी गलत तरीके से लागू करने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर ये डबल बेंच का आदेश लागू होता है तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर 100% आरक्षण लागू करने जैसी व्यवस्था बनेगी। आप ये बताइए कि 69,000 में से जो अनरिजर्व सीट्स हैं, जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट जाता है, वो कितनी सीटें थी, और आपका क्या दावा है कि उस पे जो ओबीसी कैटेगरी का आया है कैंडिडेट, वो कितने कैंडिडेट आए हैं और कैसे वहां पहुंच गए? बहुत सरल भाषा में कहें तो हम लोग 100 सीटें निकलती हैं तो 50 में ही आवेदन करते हैं यूआर की सीटों पर, और यूआर का बेसिक कंसेप्ट यही है कि यूआर की सीटें जो है सभी जातियों के लिए मेरिटोरियस के रूप में भरी जाती हैं, जो मेरिटोरियस है उसी से भरी जाएंगी। अब 10,000 शिक्षक जब असंतुष्ट हैं इस आदेश से, हम सब लोग 10,000 लोग प्रदर्शन करने आए हैं, हम लोग 4 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, कोविड में सेवाएं दी हम लोगों ने, घर घर हम लोगों ने वैक्सीन तक लगवाई, हम लोगों ने वैक्सीन तक लगवाई सर, अपने बच्चों को, परिवार को नहीं देखा, कई लोग मर गए हमारे साथ के। रिजर्वेशन घोटाला बता रहे हैं ना वो? तो रिजर्वेशन घोटाला तब तक साबित नहीं होगा हमारी दृष्टि में जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं कहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रेमेडी अभी शेष है। ऐसी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं हो सकती जिसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीकांत मिश्रा है। कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर चयनित हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर है। आप जो एक शब्द बार बार रिपीट कर रहे हैं, आरक्षण घोटाले वाला, जो माननीय उच्च न्यायालय ने अभी आदेश दिया, डबल बेंच ने सिंगल बेंच को मॉडिफाई किया है, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी 1994 सेक्शन 3 सब सेक्शन 6 उसको क्लियर उसमें लिखा हुआ है, ओपन कंपटीशन में अगर कोई भी अभ्यर्थी जनरल कैंडिडेट के साथ, विद जनरल कैंडिडेट, नॉट द 19 और 97, आप ध्यान दीजिएगा, विद जनरल कैंडिडेट क्वालिफाई करता है 97 के साथ, तब वो कैंडिडेट ट्रीटेड एज ए यू आर नॉट ए जनरल, यू आर अनरिजर्व्ड के लिए,
बट आप जो एक शब्द कह रहे हैं कि पात्रता परीक्षा है, मैं माननीय न्यायालय के उस आदेश पर सम्मान करता हूं, विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूंगा अपने माध्यम से कि अगर पात्रता होती है तो पात्रता कभी भी किसी भी चयन के गुणांक या मेरिट को प्रभावित नहीं करती है, जितना आपको पता होगा और मुझे जानकारी है। अगर आप बता दीजिए ATRE का 60% मार्क्स वहां पर जुड़ रहा है, अगर वो प्रभावित कर रहा है तो पात्रता कैसे हो जाएगी? रिक्रूटमेंट एग्जाम हो गया। आपका दावा है कि जो ATRE में 60% नहीं जुड़ना चाहिए और जो बेसिकली जो उनका जो पात्रता हुई है वो उसमें कहीं ना कहीं डबल तरीके से रिजर्वेशन मिला है। हाँ, अब उस चीज को लेकर के, और मान लीजिए ये हमने आपको एक पॉलिसी की बात रूल की कीजिए, गवर्नमेंट जो माननीय गवर्नमेंट भी है, हमको नियुक्ति दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी लिस्ट में नाम है। हमारे पापा ने तो भेज नहीं दिया, आप भी जानते हैं बात कि जाइए बेटा लखीमपुर मिल गया आपको। हम उस माध्यम से आए, 4 साल हमने सेवाएं दी सभी लोगों ने, तो हमारे को डिफेंड करने का भी जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट की है। और जो शब्द ये बार बार आप कह रहे हैं रिजर्वेशन घोटाला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ 6,68 करीब या 7,000 के जनरल कैंडिडेट UR में और ओवर आएंगे। तो क्या आप लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? 100%। अगर सरकार हमारे लिए एक सुनिश्चित तरीके से हमको अपना वो सुरक्षा नहीं देती है भर्ती की, तो हम 100% सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कौन है? आप आइए, क्या नाम है आपका? आपसे विनम्र निवेदन है, जो बड़े भाई ने हमारे कहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दिलीप तिवारी। कहाँ से आप? मैं हूँ श्रावस्ती से। आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन घोटाला क्यों नहीं है? सर ये है, क्यों नहीं, ये है घोटाला ये। सॉरी सर, सुनिए, आप बताइए। आप बताइए, रुक जाइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है अभिषेक आप एक लोग ये बताइए, आपको क्यों लगता है कि ये रिजर्वेशन घोटाला नहीं है और सरकार को आपकी तरफ से पैरवी करनी चाहिए, और इसमें किस तरीके से आप कहेंगे कि डबल जिस तरीके से रिजर्वेशन लिया है इन कैंडिडेट ने? देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि योग्यता की बात करना, किसी भी वर्ग का विरोध करना बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि 97 मार्क्स टीचर के लिए ज़रूरी हैं, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है बच्चों की। दूसरी बात आपने बोला कि आप लोग कैसे अफेक्टेड हो रहे हैं। सरकार ने ये माना था कि हमसे ये गलती हो गई है, लेकिन सरकार ने किस परिप्रेक्ष्य में माना था? बहुत दूर जाके माना था, लेकिन सरकार ने ही जब हम जन्मदाता है तो अभयदान भी हमें सरकार ही देगी। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि इस देश में त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था है। 2 बेंच आपकी हाई कोर्ट में है और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का। आपके लेटेस्ट जो ऑर्डर था, लेटेस्ट ऑर्डर को तो चैलेंज किया गया था, उस ऑर्डर को भी तो यहाँ पर कंसीडर किया गया है ना हाई कोर्ट में, उसके बाद ये डिसीजन दिया गया है। ये जो हाई कोर्ट DB का फैसला है, ये अंतिम फैसला नहीं है। अगर ये DB ही अंतिम होती तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट क्यों होता सर? तो आप कैसे कह सकते हैं कि रिजर्वेशन घोटाला नहीं? किस वजह से, कैसे ये रिजर्व कैंडिडेट जो है प्रभावित नहीं है और इनके साथ ये डबल नहीं हुआ, ये आप बताइए, समझाइए भाई। क्योंकि सर जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है ये चीज़ जो आप पूछना चाह रहे हैं। इसके सारी चीज़ें जजमेंट में अपने आप निहित हैं, ये चीज़ें जजमेंट में हैं, हम अपनी ओर से नहीं कह रहे। हमारा नुकसान होने जा रहा है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल विद्यार्थी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन शिक्षकों को सत्र के बीच में न हटाया जाए, अर्थात सत्र के बाद इनको हटा दिया जाए। इसलिए क्या आप ये मानते हैं कि किसी शिक्षक पर तलवार लटकी रहेगी और उसकी मनोदशा इतनी अच्छी रहेगी कि वो शिक्षकों को की शिक्षा एक शिक्षार्थियों को अच्छे मन से शिक्षा दे सकेगा, उनका भला कर पाएगा? मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये बताइए कि जो 6800 की सिर्फ बात है, वो 6,800 जो कैंडिडेट नहीं हो पाए थे उसको एंटर करने के लिए तकरीबन 10,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। आपको लगता है कि बाकी और जो जनरल कैटेगरी में है वो तो प्रभावित नहीं होंगे? फिर आखिर ये हल्ला क्यों आपकी तरफ से, क्यों? बाकी तो रहेंगे ना। वैसे हमारे जनरल OBC SC हमारी चयन सूची के जो अंदर हैं वो सब एक हैं और सबकी एक ही मांग है कि चयन सूची रहे बरकरार और सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार। हमारे अंदर कोई अगर सरकार ने, चूंकि सरकार ने मना किया है, सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि आप लोग क्या स्टेप होगा आपका? केवल हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनके आश्वासन के बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं अभी इस पे करूँ, अभी देखिए साफ तौर से ये जो कैंडिडेट हैं ये
अनरिजर्व भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, क्योंकि ये 69,000 के वो सभी कैंडिडेट हैं जो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और दावा यही है कि 2 बार अगर आरक्षण लिया गया है और डबल आरक्षण लेने के बाद भी अगर इनकी सीटों पर हक बनाया गया है तो इनका ये हक बनता है कि सरकार उत्तर प्रदेश की कोर्ट जाए और इनकी तरफ से पैरवी करे। और अगर नहीं करती है तो आने वाले समय में ये खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर चैलेंज करेंगे, क्योंकि एक ही सीट पर 2 बार रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। ये दावा ये रिजर्वेशन कैंडिडेट का, ये सारी वो कैंडिडेट्स हैं जो इस समय जॉब कर रहे हैं और एक साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।